Hello, students. Welcome to Study Talks. Today, we will understand the advantage and limitations of audit. So, hope you would seen the previous videos of the basics and functions of audit to better understand this video. So, let's start. Advantage of audit. So, the first and the foremost advantage is satisfaction of owners. तो ओनर्स हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स, ठीक, तो उनका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है. तो ये कैसे होगा? जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट बहुत ट्रू एंड फेयर रहेगी, तब जाके सेटिस्फैक्शन मिलेगा ओनर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिपोर्ट होती है वो ओनर्स को हैंड ओवर की जाती है. तो इनका सेटिस्फैक्शन हमारा पहला एडवांटेज है. अबाउट द बिजनेस ऑपरेशन एंड वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन. फिर सेकंड आता है हमारा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड. सो हमारा ऑडिट का दूसरा एडवांटेज हुआ कि हमें एरर और फ्रॉड्स को पहले डिटेक्ट करना है, ढूंढना है, फिर उसको प्रिवेंट करना है कि वो आगे जाके फ्यूचर में उसकी अकरेंस कम हो जाए या फिर हो ही ना. तो हम करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे द एरर वेदर कमिटेड इनोसेंटली और डिलिबरेटली. कुछ बिना जाने किए गए हैं और कुछ जानबूझकर किए गए हैं. तो वो चीज़ें, तो वो ऐसे एरर्स और फ्रॉड यहाँ पे हम लोग आगे ना हो, फ्यूचर में उसकी अकरेंस कम करेंगे, पहले डिटेक्ट करके फिर प्रिवेंट करके. ये हमारे दूसरा एडवांटेज है कि एरर और फ्रॉड कम हो जाते हैं और या फिर ख़त्म हो जाते हैं. तो ये एडवांटेज है. No one will try to commit error or fraud as the accounts are subject to audit. Hence, they have fear to being detected. तो आगे जाके जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो नहीं करेंगे फ्रॉड और एरर, क्योंकि उन्हें पता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट किया जाता है. तो उनको एक फियर रहेगा कि वो डिटेक्ट हो जाएंगे. जब ऑडिट किया जाएगा तो इनका एरर और फ्रॉड पकड़े जाएंगे. इस वजह से वो एम्प्लॉयज एरर और फ्रॉड को कम ना करने का पूरा कोशिश करते हैं. फिर आगे पढ़ते हैं. जस्ट लाइक एरर फ्रॉड आर डिस्कवर्ड बाय ऑडिट and its presence minimize a future possibility if it not eliminated totally. अगर वो उनको पूरी तरह से टोटली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मिनिमाइज कर देंगे कि वो फ्यूचर में उनकी पॉसिबिलिटी ये कम हो जाए कि हो वो. फिर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स. वेरिफिकेशन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ओवरऑल ऑडिट हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन से ही डील करता है. सो हमारा ये एडवांटेज भी बन जाता है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स अप टू डेट एट ऑल द टाइम. तो वेरीफाई करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट हो जाते हैं टाइम टू टाइम. तो उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी बनी रहती है. फोर्थ पॉइंट हमारा है इंडिपेंडेंट ओपिनियन. एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाता है बिजनेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाता है क्योंकि हमारा ऑडिटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो बिजनेस का पर्सन नहीं है. तो जो भी अपना ओपिनियन देगा, जो भी अपना रिपोर्ट देगा, वो बिल्कुल बायस्ड फ्री होगा. तो जो है ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हो सकता है हमें लोन्स चाहिए हो, और क्रेडिटर्स को भी हमारी अगर फर्म की इंडिपेंडेंट ओपिनियन सही लगता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा पैसा लेना और क्रेडिटर और डेटर्स को मेंटेन करना. ठीक, तो पढ़ते हैं आगे इसमें. ऑडिटिंग इज वेरी यूजफुल इन ऑब्टेनिंग द इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर अबाउट बिजनेस कंडीशन. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ऑफ कंपनी. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक्सटर्नल ऑडिटर का ओपिनियन. इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर,
अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर से अकाउंट्स किए जा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल ऑडिट की बात हो रही है, तो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू उस इन ऑल रिस्पेक्ट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके यही काम में आता है। फिर आ जाता है मोरल चेक। तो मोरल चेक हमारा क्या है कि अल्टीमेटली हमारा अपने आप एक चेक होने लगे। एक जैसे एम्प्लॉय हो गए, उनको पता है कि वो अगर एरर ऑफ फ्रॉड करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में हर फाइनेंशियल ईयर एक ऑडिट किया जाता है। ऑडिट करेंगे तो हमारे जो भी एरर्स हैं, फ्रॉड से, वो पकड़े जाएंगे। तो उन एम्प्लॉय में एक डर बैठा रहता है, एक फियर होता है, जिसकी वजह से वो ये एरर ऑफ फ्रॉड कम से कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो पकड़े गए तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक, अगर कोई भी इरेगुलरिटी डिस्कवर्ड हुई तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और उस वजह से हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Audit will establish a check on the minds of the staff working in the business, and they will not be able to commit any irregularity, और वो ऐसा कोशिश करेंगे कि वो कमिट ना कर पाए कोई भी इरेगुलरिटी, कोई भी एरर ऑफ फ्रॉड ना कर पाए। ये चीज वो चेक करेंगे खुद ही, क्योंकि उनके अंदर एक फियर रहेगा कि वो कर ना दें। एज दे हैव फियर and will also be aware that the accounts will be examined in the near future, और उन्हें पता है कि अकाउंट्स जो हैं वो नियर फ्यूचर में चेक होने वाले हैं, इसी वजह से उनको एक डर है। and that the action would be taken against then any irregularity is discovered, if any irregularity discovered होती है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इस वजह से उनको डर होता है। thus the audit prevent and happening of any irregularity before it starts, and the staff hence become more active and responsible। तो इससे क्या होता है, हमारे जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जिससे कि हमारे एरर्स ऑफ फ्रॉड कम होते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। फिर आता है हमारा 6 पॉइंट, जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि अभी फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अल्टीमेटली ये बनती है रिपोर्ट। तो उनका जो राइट्स है उनको बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऑडिट। तो अगेन ये हमारा एडवांटेज हो जाता है कि इससे क्या होता है कि हमारे जो ये शेयर होल्डर्स हैं, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, क्योंकि कैसे मिलती है, क्योंकि उनको ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है। ठीक, तो उस वजह से उनको ये इस वजह से उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। तो ऑडिट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Audit gives assurance to the shareholders that the account of company are being maintained properly। ये अश्योर कर देते हैं शेयर होल्डर्स को कि मेंटेन हो रहा है अकाउंट्स बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, एंड देयर इंटरेस्ट विल नॉट सफर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, और किसी भी सिचुएशन में उनका जो इंटरेस्ट है वो सफर नहीं करेगा, ये उनको इंश्योर कर देता है। ठीक, फिर 7 पॉइंट हमारा आता है, कहता है कि क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स, और यही जो उनको ये जो उनका राइट प्रोटेक्ट हो रहा है, उनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, रिपोर्ट मिल रही है, उससे क्या होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कंपनी में बहुत अच्छा हो जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यहाँ हम पैसे लगा सकते हैं स्टेक होल्डर्स में। तो ये अगेन एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाली बात है। तो हम पढ़ते हैं अंदर इसके, outsiders like creditors, debenture holders and banks etc. can rely on the books of account and financial statement of the business। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिलाई कर सकते हैं आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स और डिवेंचर्स होल्डर्स जैसे।
तो if the accounts in the financial statement are audited by an independent authority like external auditor, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ये मेंटेन कर ऑडिट कर रहा है तब ये लोग रिलाई कर सकते हैं, और जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बना रहता है। फिर आता है हमारा 8 पॉइंट। 8 पॉइंट कहता है कि इंश्योर्स कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑडिटर स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स। ऑडिटर जो स्टेटमेंट देता है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी होते हैं वो फुलफिल करके ही अपनी रिपोर्ट बनाता है। 9th पॉइंट आता है रीइंफोर्स एंड स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल अपने आप ही स्ट्रेंथन हो जाता है। कैसे? जैसे हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट करते हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है कि सबसे पहले वो दूसरे नंबर पे रिव्यू करता है। क्या करता है? रिव्यू। इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करेगा तो उसे क्या पता चलेगा? आइडेंटिफाई द गैप, उसे गैप पता चलेगा। अगर उसे गैप पता चला तो वो क्या करेगा? सजेस्ट करेगा कि क्या चेंजेस करने चाहिए। जब वो ये करेगा चेंजेस, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली स्ट्रेंथन हो जाएगा हमारा इंटरनल कंट्रोल। अंदर पढ़ते हैं इसके। सिंस ऑडिटिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, an audit will identify the gap in internal control system, वही कह रहा है, and can suggest the necessary changes in the internal control system, और वो changes suggest कर देगा जिसकी वजह से हमारा internal control system strengthen हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा 10th पॉइंट, लोन फैसिलिटी। मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर होगी, और ट्रू एंड फेयर कौन बोल रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटर। जब कोई एक्सटर्नल ओपिनियन हमारे फर्म को ट्रू एंड फेयर बता रहा है विद द एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन, तब ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एक बैंक के लिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी देख सके, विजिबल हो सके, ठीक। तो उससे वजह से बोरोइंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक। तो इसी वजह से ये ऑडिट रिपोर्ट एक एडवांटेज बन जाती है लोन फैसिलिटीज के लिए, ठीक। अब अंदर पढ़ते हैं हम इसके। मनी कैन इजीली बी बोरोड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, द ट्रू पिक्चर विल बी visible to the banks and it will be easy for them to issue the loan as early as possible. जितने जल्दी हो सके वो इशू करने की कोशिश करेंगे लोन को बैंक वाले, ठीक। क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि इनको एक एक्सटर्नल ओपिनियन मिला है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिला है एक एक्सटर्नल ऑडिटर का, ठीक। अब हम आ जाते हैं लिमिटेशंस पे अपने ऑडिटर के। लिमिटेशन क्या है ऑडिट की? अब हम ऑडिट करेंगे तो कुछ खर्चा होगा, कुछ कॉस्ट होगी, ठीक। उसमें टाइम लगेगा, उसको चेक करें, कुछ टेस्ट बेसिस पे होते हैं तो वो भी फुल एक्यूरेसी नहीं देती हैं, ठीक। कुछ क्योंकि हमारे ये एविडेंस परवेसिव है, इस वजह से तो हम इसको आप थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। पहला है हायर कॉस्ट बर्डन, ठीक। तो हायर कॉस्ट बर्डन क्या कहता है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक। क्योंकि उसमें हर एक ट्रांजैक्शन को सिलेक्टिवली स्टडी करना पड़ता है, स्टडी करके उसको वेरीफाई करना पड़ता है, उसको ऑडिट, उसको वाउचर्स से, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना पड़ता है, हर चीज देख परख के अपनी रिपोर्ट को तैयार करना पड़ता है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा कॉस्ट बर्डन हो जाती है, ठीक। अब अंदर पता है, ड्यू टू द हायर कॉस्ट बर्डन द ऑडिटर लिमिट्स हिज स्कोप ऑफ वर्क टू सिलेक्टिव testing or sampling does in-depth checking of books and account is not possible। क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है तो in-depth जो चेकिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं, या फिर टेस्टिंग करा लेते हैं या फिर सैम्पलिंग करा लेते हैं। और जब हम टेस्टिंग और सैम्पलिंग पर जाते हैं तब क्या होता है कि एक्यूरेसी
कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम एक सैंपल को लेकर स्टडी करके एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक, अगर हम प्रॉपर पूरे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करेंगे, एक प्रॉपर एक सैंपल को लेकर कर लेंगे, तो हो सकता है जो हमने सैंपल छोड़ दिए हैं, जो हमने बाकी ट्रांजैक्शन छोड़ दिए हैं, उसमें गड़बड़ी हो। ठीक, उस वजह से एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो ये लिमिटेशन हो जाता है बेस्ड ऑन टेस्ट चेक। एज बेस्ड ऑन टेस्ट चेकिंग, सो द रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज नीडेड टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि ट्रू आए रिजल्ट उसका। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा इनसफिशिएंट टाइम। जब हम ऑडिट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो सफिशिएंट टाइम में बना पाए, क्योंकि हम पे कम टाइम होता है और कम टाइम की वजह से हम कोशिश करते हैं कि कम से कम चीज़ों को वेरीफाई करके उसी में रिपोर्ट बना दें और उसी से हम अपना रिजल्ट निकाल लें। पर ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम अपने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक्यूरेसी आ जाए। तो इनसफिशिएंट टाइम की वजह से हम अपनी इफेक्टिवनेस कम कर देते हैं। ठीक है, उस वजह से ये एक लिमिटेशन हो जाता है। आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। नीड टू रिलीज द रिपोर्ट अप टू स्पेसिफिक टाइम। हमको एक जो रिपोर्ट है वो रिलीज करनी पड़ती है स्पेसिफिक टाइम के अंदर, पर क्या करना होता है, वेरीफाई तो बहुत सारा करना होता है, उस वजह से ये रिपोर्ट जो है इफेक्टिवली नहीं बनती है। ड्यू टू विच द टाइम लाइन बिकम अ कॉन्स्ट्रेंट टू एक्सरसाइज ऑडिट इफेक्टिवली नहीं होती है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट में अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें कुछ एविडेंस 10-15 दिन के बाद मिलने वाले हों और हमें 5 दिन के अंदर ही ऑडिट करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना हम उस एविडेंस के लिए रुकें। तो ये कॉन्स्टेंट बन जाती है। दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न्ड इवेंट। ठीक, फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा इन कंक्लूसिवनेस ऑफ इन एविडेंस। एक कंक्लूसिव नहीं होता है एविडेंस, परवेजिव होता है, बिखरे हुए होता है। ठीक है, हर जगह फैला है, हमें हर जगह से निकालना होता है, एक जगह कंक्लूसिव नहीं है, तो ये चीज है। ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर आर परवेजिव रेदर देन द कंक्लूसिव। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड। हमारे अकाउंट्स जो होते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होते हैं। ठीक, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इसीलिए उसमें अनसर्टेनिटी होती है, और ये ऑडिटर के बस में भी नहीं है कि उसको वो एस्टिमेशन हटा के उसको एक्चुअल बना दे। ठीक है, एग्जैक्टनेस नहीं आती है उसमें। जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट में एग्जैक्टनेस ऐड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं हमारे वो इनहेरेंटली अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि उसमें एस्टिमेटेड रेंज होती है। एस्टिमेटेड रेंज कैसे होती है? जैसे हो गए हमारे डाउटफुल अकाउंट्स, जितने भी हमारे डाउटफुल अकाउंट्स हैं उसमें एस्टिमेशन होती है। ठीक है, पढ़ते हैं अंदर इसके। Estimates are the inherent part of the accounting process, and no one, including the auditor, can enforce the outcome of the uncertainty. ठीक, estimate range from the allowance for doubtful accounts and inventory obsolescence reserves to the impairment test of the fixed asset and the goodwill. ठीक, फिर आगे आते हैं an audit cannot add an exactness and certainty to the financial statement when these factors do not exist. ठीक, उसमें एग्जैक्टनेस वो ऐड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इनहेरेंट है। फिर आ जाता है हमारा सिक्स एंड द लास्ट पॉइंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट खुद हमें प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो हम उस पर फुल्ली रिलाई कैसे करें? क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट गलत बता रहा हो, वो बायस्ड हो, वो सोच रहा हो कि हम ये सारे फैक्ट्स नहीं बताएंगे तो हो सकता है हमारी ट्रू एंड फेयर बने।
और अगर बता दें तो दिक्कत हो जाए, तो हो सकता है कुछ फैक्ट छुपा लें, है ना। तो हाँ, तो कहते हैं ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, सो हैंस आउटसाइडर कैन नॉट फुल्ली रिलाई ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। रिलाई तो कर सकते हैं पर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे इसमें लिमिटेशंस आ जाते हैं। सो थैंक यू everyone. Please do like and subscribe my channel, and please comment for any query.